हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस अकेडमिया। दिस इज श्वेता। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान निर्माण इस कंप्लीट टॉपिक को 2 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ द पार्ट 1 और इसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है एंड संविधान क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, संविधान कैसे बनाया जाता है और इसे कौन बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे हम डील करेंगे एंड ये कंप्लीट चैप्टर आई मस्ट टेल यू आपको बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। सो गाइस प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी ईजिली एक्सप्लेन्ड विथ यूनिक नोट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में हमें इन 4 क्वेश्चन से डील करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज संविधान क्या है। सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे, संविधान क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 संविधान क्यों ज़रूरी है, इसे समझेंगे कि भाई हम संविधान को क्यों पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में ये हमारा चैप्टर क्यों है एंड ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। थर्ड हम देखेंगे संविधान कैसे बनाया जाता है। ओके 2 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि संविधान कैसे बनाया जाता है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है एंड देन हम देखेंगे संविधान कौन बनाता है। ओके सो इस वीडियो को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 1 संविधान। ठीक है, सो संविधान को समझना है किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम और कानून जिनसे देश का संचालन हो सके संविधान कहलाता है। ओके सो हमें सबसे पहले जो है अपना टॉपिक नंबर 1 समझना है। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना होगा। देखो, जिस तरह से किसी भी फैमिली को चलाने के लिए एक मुखिया होता है, जिसे हम पापा या दादा भी कह सकते हैं, कई बार मम्मी भी फैमिली के हेड होती हैं। ओके एक स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। ओके एंड सेम तरीके से एक कंट्री को चलाने के लिए एक सरकार की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पापा होते हैं, फैमिली हेड होते हैं, वो एक फैमिली को रन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं कि फैमिली में कौन इंसान कितना खर्चा देगा। ठीक है, खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा, कपड़े कौन धोएगा, ये सारे रूल्स डिसाइड करते हैं ताकि फैमिली में कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो बच्चों में। ठीक है, सेम एक स्कूल को पॉजिटिवली रन करने के लिए जो प्रिंसिपल होती है वो भी कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं कि हमारा इन टाइम क्या होगा, एग्जिट टाइम क्या होगा, लंच कब करेंगे, क्लास टाइमिंग्स क्या होंगी, वो सब बातें। ठीक है, सेम तरीके से अगर हमें किसी भी देश को चलाना है तो आप खुद सोचिए, एक देश में करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, सो एक सरकार ही होती है बस वहाँ पर। तो इसीलिए सरकार को चाहिए होती हैं वही नियम और कानून, रूल्स और रेगुलेशंस, जिससे वो पूरी कंट्री को काफ़ी अच्छे से रन कर सके और उन्हीं को बोलते हैं संविधान। दोबारा देखते हैं डेफिनेशन, किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित किए गए मतलब बनाए गए वह नियम और कानून जिनसे देश का संचालन हो सके, देश को चलाया जा सके, संविधान कहलाता है। ठीक है, अब हम संविधान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे। सो फर्स्ट है एग्जाम्पल से समझते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की बात करें, जो हमारी कंट्री का संविधान है, सो ये काफ़ी लंबा और काफ़ी विस्तृत संविधान है एंड वर्ल्ड फेमस भी है। ठीक है, सो संविधान क्लियर हो गया क्या होता है टॉपिक। अब बात करते हैं, हर एक लोकतांत्रिक देश का अपना संविधान होता है। मीन्स आज वर्ल्ड में आप जानते हो 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में क्या है, लोकतंत्र है और उन सभी देशों के पास अपना अपना संविधान है। तो आप समझ सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके नेक्स्ट है, देश का सर्वोच्च कानून कहलाता है संविधान। मीन्स संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम सारे कानून पढ़ते हैं, इसलिए इसी को देश का सर्वोच्च कानून बोलते हैं। देन अब कई बच्चे सोचते होंगे कि भाई संविधान इज़ मेरली अ बुक जिसमें हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन स्टडी करते हैं। नहीं, ये एक बुक नहीं है, सिर्फ ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सो इसीलिए आप इसे एक पुस्तक नहीं बोलोगे, इसे आप एक दस्तावेज बोलोगे, एक डॉक्यूमेंट बोलोगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा वाइड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई संविधान कौन बनाता है। कोई तो बनाता होगा हर एक कंट्री में। सो संविधान बनाने का काम यूजुअली संविधान सभा करती है। संविधान सभा क्या होती है कि हर एक देश की सरकार जो होती है
अब देखो सरकार के पास इतना टाइम तो नहीं है कि भाई वो देश को भी देखे और संविधान भी बनाए, तो वो क्या करती है, कई लोगों को चुन लेती है और उनका एक ग्रुप बना देती है जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। और फिर उन लोगों को बोला जाता है कि भाई आप डिसाइड कर लो कि इस कंट्री में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या क्या राइट्स होने चाहिए लोगों के पास, ठीक है, हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो सब बातें आप डिसाइड कर लो, और उसी को बोलते हैं संविधान सभा। ठीक है, इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बना था। देन कई देशों में क्या होता है, वो कॉन्फ्रेंस के जरिए संविधान बना लेते हैं, सम्मेलन करके, अलग अलग मीटिंग्स करके भी संविधान बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल संविधान सभा का यूज हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और अमेरिका ने यूज किया था इस मेथड का। ठीक है, और संविधान बन के तैयार हो गया था। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि संविधान कितने प्रकार का होता है। इसको समझ लेने से आपको टॉपिक की और भी डीप क्लियरिटी हो जाएगी। सो पहला है हमारा लिखित संविधान, सेकेंड टाइप होता है मौखिक संविधान। सो दोनों में ही, दोनों का मीनिंग समझना काफ़ी इजी है, नाम में ही मीनिंग छिपा है। लिखित संविधान मीन्स एक ऐसा संविधान जिसमें सारे टॉपिक, सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं लिख दिए गए हों, उसे बोलते हैं लिखित संविधान। देखो इसमें सभी नियमों और कानूनों को एक दस्तावेज में लिखा जाता है और इसे बोलते हैं लिखित संविधान। ठीक है, सेकंड क्या है, मौखिक संविधान। मौखिक मतलब जिसे सिर्फ अप्लाई किया जा रहा है वर्बली, उसे कहीं भी नोट डाउन, कहीं भी लिखा नहीं गया है। इसमें नियमों और कानूनों को मौखिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं भाई किन देशों में इस टाइप का संविधान है और किन देशों में इस टाइप का संविधान है। सो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लिखित संविधान है भारत का संविधान, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। और अगर ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो एक मौखिक संविधान है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखो भाई लिखित का तो मीनिंग समझ में आ गया कि एक लिखित संविधान होता है जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिख दिए जाते हैं। लेकिन मौखिक में क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है। हम एक फैमिली में काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, अपने अपने फैमिली मेम्बर्स, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बना देते हैं। लेकिन कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें वो रूल्स को कहीं भी लिखकर नहीं पेस्ट करते हैं कि भाई इस तरह से रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम फॉलो करते हैं पूरा दिन। ठीक है, कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, ये सब हम फॉलो करते हैं, लेकिन कभी भी नोट डाउन नहीं करके रखते। तो मतलब क्या है कि हम कौन सा संविधान फॉलो कर रहे हैं, मौखिक संविधान। ठीक है, और जब उन रूल्स को हम लिख कर रख लेंगे, पेस्ट कर लेंगे रूम पे, तो वो बन जाएगा हमारा लिखित संविधान। अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि लिखित संविधान में बदलाव करना काफ़ी मुश्किल होता है और मौखिक संविधान में बदलाव करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इन्हें कहीं लिखा नहीं गया। तो जब हमारा मन करेगा हम इनको चेंज कर सकते हैं भाई, है ना। ऑफिसर्स की टाइमिंग चेंज कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन लिखित संविधान को क्या है, एक बुक में तो पहले से सब बातें लिख दी गई हैं, अब चेंज करना पड़ेगा तो डेफिनेटली टाइम तो लगने ही वाला है। सो ये दे इनके बड़े बड़े डिफरेंसेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज संविधान के विषय। मीन्स ये जो डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राज है, इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। सो वो हम समझेंगे। फर्स्ट है नागरिकों के अधिकार। संविधान, किसी भी देश का आप संविधान उठा के देख लो, यही सारे टॉपिक्स उसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है नागरिक। क्योंकि आप जानते हो एक देश बनता है वहाँ पे रहने वाले लोगों से, तो एक देश की आम जनता किस तरह से रहेगी, ठीक है, उनके पास क्या क्या अधिकार, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब बातें हम कहाँ पढ़ते हैं, संविधान में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरकार का कामकाज, कि उस देश की जो सरकार है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है, उसे भी हम कहाँ पढ़ते हैं, संविधान में पढ़ते हैं। ओके, देन देखते हैं शक्तियों का वितरण। शक्ति का मतलब होता है पावर। जैसे आप जानते हो इंडिया में जो भी पावर्स हैं, ठीक है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी हुई हैं। ठीक है, कि केंद्र सरकार ये काम करेगी और राज्य सरकार ये काम करेगी, तो उसी को बोलते हैं शक्ति का वितरण, मीन्स डिवीजन ऑफ पावर। तो संविधान ही हमें बताता है कि किस डिपार्टमेंट के पास कितनी पावर है और कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्याय प्रक्रिया। तो डेफिनेटली हमारा संविधान ही ये बुक ही में बताएगी कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था कैसी है, जुडिशियल सिस्टम कैसा है। ओके, सो ये टॉपिक भी हम इस बुक में डॉक्यूमेंट में पढ़ते हैं। देन संस्थाओं का कामकाज, कि जितनी भी हर एक देश में कई सारी संस्थाएं होती हैं, चाहे इंडिया, चाइना, अमेरिका, कोई भी एग्जाम्पल ले लो,
बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। फॉर एग्जांपल लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सारी संस्थाएं होती हैं। तो ये सभी संस्थाएं कब बनी, ठीक है, इन्हें किसने बनाया और ये इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने मेंबर्स होते हैं और क्या क्या ये पॉलिसीज़ बनाती हैं, बना सकती हैं, वो सारी बातें हमें कौन बताता है, संविधान बताता है। यहाँ पे आप इनके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। देन बात करते हैं, हर एक देश, हर एक लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, चुनाव, इलेक्शंस, डेफिनेटली। सो चुनाव प्रणाली क्या होगी, इलेक्शन का पूरा सिस्टम क्या होगा, ये भी हमें संविधान, ये डॉक्यूमेंट ही बताता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपराधिक कानून, कि एक देश में जितने भी अपराध होने वाले हैं या फिर होते हैं, हर एक अपराध के लिए क्या सज़ा है, ओके, और उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी बातें भी हमें संविधान में पता चलती हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम किस में स्टडी करते हैं, संविधान में करते हैं। यू कैन ईजिली नोट डाउन द नोट्स फ्रॉम हियर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि आप हेडिंग में देख ही रहे हो, लिखा हुआ है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है भाई, ये तो वर्ड कुछ अलग ही लग रहा है, अभी तो हम संविधान पढ़ रहे थे, अब प्रस्तावना आ गई। सो प्रस्तावना संविधान का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जैसे हार्ट हमारी ह्यूमन बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वैसे ही प्रस्तावना संविधान की काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। संविधान का पहला कथन होता है प्रस्तावना, यानी कि आप इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हो, इंट्रो भी कह सकते हो। जैसे जब भी हम कोई बुक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में एक पेज होता है, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, जिसमें हम उस पूरी बुक का बेसिक समझते हैं कि इस बुक में क्या क्या दे रखा है। एग्जैक्टली हर एक देश के संविधान का भी एक फ्रंट पेज होता है जिसमें वो बताते हैं कि इस पूरी बुक में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, उसी को बोलते हैं हम प्रस्तावना, ठीक है। इसमें बुनियादी मूल्यों को दर्शाया जाता है। एंड प्रस्तावना लिखने की जो परंपरा है, ये जो ट्रेंड है, ये शुरुआत की थी अमेरिकी संविधान ने, ठीक है, मीन्स अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना लिखना स्टार्ट किया था और अमेरिका को फॉलो करते हुए और भी कई कंट्रीज़ ने प्रस्तावना लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। सो अगर आपको एज ए एग्जाम्पल समझना है कि भाई प्रस्तावना होती क्या है, ये दिखती कैसे है, सो आई विल शो यू। सो ये रही भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम आउट करूं, सो यू कैन सी हियर, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रंट पेज है वो कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। इस पेज में इन सभी लाइनों में वो सारे टॉपिक्स, वो सारी थीम्स लिखी हुई हैं जो कंप्लीट संविधान में एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रीड भी कर सकते हो, प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को इन सभी तरह के न्याय और अधिकार देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स लिख रखे हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, वो तो हम हैं ही, गणराज्य भी हैं, न्याय भी मिलता है यहाँ पर, स्वतंत्रता है, समानता है, ठीक है, राष्ट्र की एकता, अखंडता मीन्स यूनिटी है हमारी कंट्री में, बंधुता मीन्स भाईचारा। तो आप ओवरऑल इस पेज में देख सकते हो कि हमारे संविधान में जो जो मूल्य दे रखे हैं, वैल्यूज़ दे रखे हैं, वो सारे पॉइंट्स इसमें भी लिखे हुए हैं। सो अगर हम इसको रीड कर लेते हैं तो मतलब है हमने संविधान को समझ लिया ओवरऑल मोटे तौर पर, ठीक है। तो ये होता है प्रस्तावना। अब आप इसी तरह से देख सकते हो, ये तो हो गया इंडिया की प्रस्तावना। देन अमेरिका की प्रस्तावना भी इसी पेज पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रही अमेरिका की प्रस्तावना, ठीक है। एंड अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने प्रस्तावना लिखना स्टार्ट किया था एंड फिर उसके बाद इंडिया ने फॉलो किया। इंडिया के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका का भी नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये इनकी प्रस्तावना इस तरह से लिखी हुई है, ओके। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके साथ हमें डील करना है, एंड दैट इज कि भाई संविधान
हमने समझ लिया क्या होता है, संविधान कितने टाइप्स का होता है, प्रस्तावना क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स हमने समझ लिए हैं। तो अब हम समझेंगे कि संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, सो कई सारे रीजंस हैं इसके लिए, जिसके चलते ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट है, लोगों के बीच भरोसा और सहयोग पैदा करता है। मीन्स संविधान जो है ये बुक एक समाज में रहने वाले सभी लोगों के बीच ट्रस्ट मीन्स भरोसा पैदा करता है और आपस में सहयोग पैदा करता है। नहीं तो आप खुद सोचो, एग्जाम्पल लेके देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, सबकी भाषाएं भी अलग है। कोई हिंदी बोलता है, हरियाणवी, गुजराती, मलयालम, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सारे स्टेट्स एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, सारे भाषाई लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ये कौन पॉसिबल करवाता है? संविधान। इसलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, सरकार का ढांचा और कार्यक्रम निर्धारित करता है। मीन्स संविधान ये बुक ही हमें बताती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने ऑफिसर्स हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारी बातें यही बताता है। और सरकार के कार्यक्रम क्या क्या हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, वो सारी बातें संविधान बताता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट रीज़न है, इसलिए भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ये, सरकार की शक्तियों की सीमा बताता है। मीन्स संविधान हमें ये तो बताता है कि हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करती है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट की शक्तियों पर क्या बैरियर है ये भी हमें बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक देश में नागरिक रहते हैं, हम सबको कई सारे अधिकार मिले गए हैं, लेकिन हमारे अधिकारों पे भी कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, कई तरह की सीमाएं होती हैं, है ना। वैसे ही देश की सरकार पे भी कई तरह की सीमाएं होती हैं कि आप इस सीमा के आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है। और ये सीमाएं भी हमें संविधान बताता है और इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी रीजंस देखते हैं। सो अगला रीज़न है नागरिकों के अधिकार। एक देश बनता है वहाँ पर रहने वाले नागरिकों से, तो संविधान ही हमें बताता है कि हम लोगों के पास कितने तरह के राइट्स हैं, ठीक है। उन अधिकारों को डिफाइन भी करता है। फॉर एग्जांपल, आपने ये वर्ड भी सुना होगा, मौलिक अधिकार। मीन्स हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को, हर एक देश के नागरिकों को ये अधिकार मिले हैं। एंड इंडिया में तो ये हमें मिला ही हुआ है, मौलिक अधिकार बोलते हैं। 6 बेसिक राइट्स है जो सबको मिले हुए हैं और ये भी अधिकार कौन बताता है? संविधान बताती है। देन अच्छे समाज के निर्माण में सहायक। अगर हमारे पास, हर एक कंट्री के पास संविधान होगा, ये डॉक्यूमेंट होगा, तो वो कंट्री जो है काफ़ी प्रोग्रेस करेगी, काफ़ी उसका विकास होगा, ठीक है। इसलिए संविधान हर एक कंट्री जो है बनाती है जब भी वो आज़ाद होती है। देन बात करते हैं लोकतंत्र के संचालक में सहायक, और हर एक लोकतंत्र के लिए तो ये इम्पेरेटिव हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तभी से उन्होंने संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया था। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने संविधान एक्चुअल में कैसे बनाया था। तो ये समझ में आ गया। तो इन 6 रीजंस के चलते हम कह सकते हैं कि संविधान हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। संविधान कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसे समझने के लिए, इस टॉपिक को कि संविधान कैसे बनाया जाता है, हम 2 कंट्रीज़ की स्टोरीज पढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे और फिर समझेंगे। पहले हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बना था और फिर हम देखेंगे भारतीय संविधान कैसे बना था। अब आप एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो भाई कि जब सभी देशों के पास, मैक्सिमम कंट्रीज़ के पास अपना संविधान है, तो 9th क्लास के 2nd चैप्टर में हम सिर्फ इन्हीं दोनों की स्टोरीज क्यों पढ़ रहे हैं? भारत की क्यों पढ़ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका की स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं? ये भी पॉइंट है ना। तो देखो, भारतीय संविधान की स्टडी हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम भारतीय हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए इंडिया के संविधान के बारे में हमें पता होना चाहिए एक नागरिक होने के नाते, इसलिए हम इंडिया की स्टडी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका वो देश है जो अभी हाल ही में आज़ाद हुआ है, 1994 में, मीन्स काफ़ी लेट आज़ाद होने वाली कंट्री है। तो हम यही देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि ये देश इतने सालों तक गुलाम बना रहा और फिर जो है ये कैसे आज़ाद हुआ और इन लोगों ने कैसे अपना संविधान बनाया, ठीक है। तो दोनों की स्टोरीज में आपको यहाँ पर 2 पिक्स दिखाई दे रही होंगी। इस पिक में कौन है? और ये तो जानते ही हैं आप,
हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ठीक है, एंड दूसरी तरफ है हमारे नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो देखो, दक्षिण अफ्रीका की कहानी और भारत की स्टोरी दोनों में ही काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो अभी मैं दोनों की स्टोरीज आपको बताने वाली हूँ, काफ़ी शॉर्ट तरीके से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये बात तो आप जानते ही हो, हमने हमेशा अपने दादा दादियों टीचर से भी सुना है कि इंडिया जो है पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। आज से 200-250 साल पहले जो है अंग्रेज़ यानी कि ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई थी और उन्होंने जो है इंडिया में पहले व्यापार करना स्टार्ट किया था, नॉर्मली ट्रेड करना स्टार्ट किया था। लेकिन व्यापार करते करते उन्होंने क्या देखा था कि यहाँ पर तो भाई कोई एकता है ही नहीं, सारे राजा आपस में भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, तो क्यों ना हम इस कंट्री को ही कैप्चर कर लें, इसी पे अपना कब्जा कर लें, हमें कितना प्रॉफिट होगा यहाँ से, फिर सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। सो एग्जैक्टली सेम हुआ था अफ्रीका के साथ, ठीक है। तो अफ्रीका को ही समझेंगे हम, और अगर आपको अफ्रीका को देखना है कि अफ्रीका कैसा दिखता है, सो आई विल शो यू। सो ये है हमारा वर्ल्ड मैप। अगर मैं इसमें थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली नाम अफ्रीका, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, इंडिया की स्टोरी पढ़ेंगे, इंडिया ये रहा हमारे मैप में, एंड इसके साथ साथ अफ्रीका की स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अफ्रीका मैं आपको बता दूं, अफ्रीका जो है विश्व का सेकंड नंबर पे आने वाला कंट्री है, महाद्वीप है, काफ़ी बड़ा महाद्वीप है ये। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से इंडिया में जो है ब्रिटिश कंपनी आई, ब्रिटिश आए और उन्होंने यहाँ पहले व्यापार करना स्टार्ट किया और यहाँ पर ही धीरे धीरे पूरी कंट्री पे अपना कब्जा कर लिया था। एग्जैक्टली अफ्रीका में भी उन्होंने यही किया था, ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीप में काफ़ी अलग अलग कंपनीज आई थी और इन्होंने जो है व्यापार के जरिए अफ्रीका पे भी अपना कब्जा कर लिया था और अफ्रीका को भी अपना गुलाम, अपना उपनिवेश बना लिया था, ठीक है। तो अब हम जो है अफ्रीका को समझेंगे एंड अफ्रीका में किस तरह से कब्जा किया था वो देखेंगे, एंड उसके बाद हम मेनली अफ्रीका में तो कई सारी कंट्रीज आती हैं उस महाद्वीप में, लेकिन हमें देखनी है सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की स्टोरी, ठीक है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखते हो तो इस मैप में ये रहा, ये नीचे की साइड पे आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका। सो हमें दक्षिण अफ्रीका की स्टोरी समझनी है कि दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के लोगों ने किस तरह से यूरोपीय कंपनीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और किस तरह से उन्होंने अपने आप को आज़ाद किया था। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी आप कंफ्यूज मत होना, स्टोरी की स्टार्टिंग अफ्रीका से करेंगे लेकिन देन हम दक्षिण अफ्रीका के टॉपिक पे आ जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी, इंडिया में आई थी ब्रिटिश कंपनी, उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था। सेम इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका मैंने आपको मैप में दिखाई दिया अभी। अफ्रीका काफ़ी बड़ा महाद्वीप है, उसमें कई सारे देश आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कई सारी यूरोपीय कंपनी, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी तो इंडिया में आ गई थी, तो कई सारी यूरोपीय कंपनी, ये मान के चलते ही हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका के अलग अलग हिस्से में उन्होंने एंट्री की, ठीक है, अलग अलग हिस्से में एंट्री की। और वो कंपनी कौन कौन सी थी, दूसरी यूरोपीय कंपनीज, यहाँ पे नाम भी लिखे हुए, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी। मीन्स ये चारों कंट्रीज थी जिनको इंडिया में स्पेस नहीं मिला तो वो अफ्रीका महाद्वीप में आई, और ये सारी ही व्यापार करने के लिए आई थी। किस लिए आई थी, व्यापार करने के लिए। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोली, काफ़ी टाइम तक व्यापार किया, लेकिन धीरे धीरे जो है इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर देखा अफ्रीका में इंडिया की जैसी हालात थे, हर एक राजा जो है अलग अलग एरियाज़ में अपना इंडिपेंडेंट शासन कर रहा है। तो इन्होंने सोचा भाई कोई भी एक मेन पावर तो है नहीं, तो चलो इस पर भी हम कब्जा कर लेते हैं। और इन दोनों ही पावर्स ने सैन्य आक्रमण के जरिए, मीन्स लड़ाई झगड़े करवाकर ब्रिटिशों ने इंडिया पर कब्जा किया था और यूरोपीय कंपनीज ने अफ्रीका पे कब्जा किया था, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कब्जा कैसे किया था एक्चुअल में। तो इस पूरी घटना को बोला जाता है अफ्रीका का विभाजन, ठीक है। मीन्स इसके पहले जो है अफ्रीका महाद्वीप एक कंप्लीट यूनिट बन के रहता था, लेकिन जैसे ही ये सारी यूरोपियन कंपनीज ने अलग अलग देशों में आक्रमण करना स्टार्ट किया, सैनिक आक्रमण किया, युद्ध करने स्टार्ट किए, तो अफ्रीका जो है जो पहले कंप्लीट यूनिट था वो कई हिस्सों में बट गया था।
कई हिस्से में बट गया था वो, इसी को बोलते हैं अफ्रीका का विभाजन। और ये सारी घटनाएं जो हैं 1881 से स्टार्ट हुई थी और 1916 तक चली थी। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो कि ये सारी घटनाएं 30, 35, 36 साल तक चली हैं। ठीक है, इसी को काफ़ी पॉपुलरली बोलते हैं स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका या फिर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अफ्रीका में तो कई सारी कंट्रीज थी, तो हर एक की स्टोरी में हमें डीपली में नहीं जाना है क्योंकि इस चैप्टर में आप मेनली दक्षिण अफ्रीका की स्टडी कर रहे हो। सो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका अगर ये मान के चलते हैं हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसके नीचे आने वाली एक कंट्री है, इस साइड पे आती है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के हालात क्या थे और वहाँ पर किन शक्तियों ने आक्रमण किया था वो हम समझेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन एज अ स्टोरी आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी किन की नज़र थी? यहाँ पर आएगा अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों की नज़र थी। इन्होंने सोचा भाई चलो ठीक है हम इस एरिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या करा, फिर युद्ध का ऐलान किया कि चलो भाई इनके साथ युद्ध करते हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच में दोनों तरफ युद्ध स्टार्ट हुआ। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? दक्षिण अफ्रीका के पास सेना तो बहुत बड़ी थी, लाखों सैनिक थे, लेकिन हथियार काफ़ी कम थे और हथियार उतने अच्छे, उतने हाईली एडवांस नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी से आगे रहे हैं ये लोग, तो भले ही इनके पास उस समय पे छोटी सेना थी, लेकिन उस छोटी सेना के पास हथियार कैसे थे? काफ़ी आधुनिक इन द सेंस काफ़ी अलग अलग तरह के राइफल्स थे, मशीन गन्स थी इनके पास। ठीक है, मशीनरीज थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो फाइटिंग हुई तो जीतेगा कौन? बहुत ही क्लियर था, ये कंट्रीज जीत गई थी। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका की सरकार वहां पर हार गई थी। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका पे किसका कंट्रोल हो गया? अमेरिका और ब्रिटेन का। ठीक है, अब देखो किसी भी कंट्री पे जब कोई दूसरी कंट्री कब्जा कर लेती है तो वहां पर उन्हीं के नाम की सरकार बनती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जैसे ही इनकी जीत हुई इस वॉर में, उसके बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और वहां पर क्या बनाई? वहां पर इन्होंने बनाई अपनी सरकार, जिसे हम किस नाम से बोलते हैं? यूरोपीय सरकार। ठीक है, तो यही वो यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर अपना कंट्रोल किया और वहाँ पर अपनी सरकार बनाई और अपने तरीके से सारी पॉलिसीज वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। देन बात करते हैं कि इन्हीं को बोलते हैं गोरी सरकार। गोरी सरकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जानते ही हो अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी कंट्रीज़ के लोग जो हैं सारे के सारे गोरे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर 50% से भी ज़्यादा कौन रहने लगे थे? गोरे लोग और काले लोग। ठीक है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के अगर आप लोगों को देखोगे, वहाँ के नेटिव पीपल को, तो उनका जो रंग है वो काफ़ी डार्क होता है। सो इसीलिए स्टार्टिंग से ही जो है ये लोग अफ्रीकी लोगों से घृणा करते थे, उनके रहने के तौर तरीके, संस्कृति, कल्चर, उन सब से काफ़ी घिन करते थे ये लोग। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी अपमानजनक शब्द भी दिया था अफ्रीकी लोगों को, जिसे बोलते हैं हबशी। आज भी जब हम किसी अफ्रीकन को देखते हैं तो हम बहुत ही इजीली बोल देते हैं हाँ ये तो भाई हबशी जा रहा है, लेकिन ये वर्ड उनके लिए एक गाली की तरह है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत भी यूरोपीय सरकार ने ही की थी। अब हम देखेंगे भी इन्होंने ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज वहाँ पे अपनाई थी जिससे आम जनता जो है काफ़ी ज़्यादा भेदभाव सहने लगी थी। तो हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि वहाँ पर यूरोपीय की सरकार बनी। अब यूरोपीय सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई थी, तो इनकी दोनों ही पॉलिसीज़ ना भेदभाव से भरी हुई थी। आप पढ़ के समझ जाओगे। पहली है रंग भेद की नीति, जिसे बोलते हैं अपार्थाइड। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया था, पूरी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था और नस्ल के आधार पर भेदभाव करना स्टार्ट किया था। नस्ल मतलब स्किन कलर। ठीक है, तो जितने भी गोरे लोग थे, डेफिनेटली गोरे लोग भी थे वहाँ पर कई सारे, उनको कहा श्वेत यानी कि वाइट्स, क्योंकि वो कम्प्लीटली वाइट थे। ओके, सेकेंडली जितने भी काले लोग थे यानी कि जितने भी अफ्रीकन्स थे उन सबको उन्होंने नाम दिया अश्वेत यानी कि ब्लैक्स बोला करते थे, कई जगह ब्लैक डॉग भी बोलते थे उन्हें। एंड देन कई लोग ऐसे थे, कई इंडियंस भी थे जिनका रंग ना ही कम्प्लीटली काला था ना ही कम्प्लीटली गोरा था, तो उनको रंगीन कहा गया यानी कि कलरफुल। तो इस तरह से आप देख सकते हो उन्होंने पूरी सोसाइटी में कितने बड़े लेवल पर भेदभाव फैला रखा था। ओके,
एंड इस तरह की नीति अपना रखी थी जिससे आम लोग जो थे, स्पेशली जो ब्लैक्स थे, उन्हें काफ़ी हीन फील होने लगा था अपने ही देश में। ओके, उनके साथ कई तरह के भेदभाव भी होने लगे थे। नाउ इससे मिलती जुलती उन्होंने सेकंड पॉलिसी अपनाई, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही जो है अफ्रीकन से काफ़ी घृणा करते थे, तो इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई पृथक्करण की। पृथक्करण का मतलब होता है, पृथक का मतलब है अलग करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, जितने भी सार्वजनिक स्थान थे, पब्लिक प्लेसेस थे, उन सबको अलग अलग कर दिया था। मीन्स गोरे लोगों के लिए सारे जगह अलग कर दी थी और काले लोगों के लिए, अश्वेतों के लिए सब जगह अलग कर दी थी, ठीक है। अब सार्वजनिक स्थान कौन कौन से होते हैं जहाँ पर सभी जा सकते हैं, जैसे पार्क में तो सभी लोग जा सकते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल, सिनेमाघर, थिएटर्स वगैरह, कॉलेज, स्कूल्स, रेलगाड़ी, ट्रेन, स्टेशंस, बसें, इन सभी चीज़ों को गोरे लोगों के लिए अलग कर दिया था और काले लोगों के लिए अलग कर दिया था। इसलिए इस पॉलिसी को बोलते हैं पृथकीकरण, यानी कि सेपरेशन, ठीक है। और इन दोनों पॉलिसी से वहाँ के लोगों में समानता तो रही ही नहीं बिल्कुल भी, और भेदभाव जो है काफ़ी बड़े लेवल पर होने लगा था, ठीक है। एक पल के लिए वाइट्स जो हैं ब्लैक्स के एरिया में जा सकते हैं, लेकिन काले लोगों को, अश्वेतों को वाइट्स के एरिया में जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। और हर जगह उन्होंने नोटिस बोर्ड इस टाइप के बना के टांग रखे थे जिस पे लिखा हुआ था वार्निंग, ठीक है, ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। और साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर इस एरिया में कोई भी ब्लैक जाता है तो उसको शूट एट साइट कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि अपने ही देश में रहते हुए कई सारी चीज़ों से वो बाहर हो चुके थे, ठीक है। एंड ये सारे भेदभाव कई सालों से लोग झेलते आ रहे थे। फिर आम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हमें इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआती साल तो लोगों ने भेदभाव झेल लिया, क्योंकि उस टाइम पे लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी और जो भी सरकार थी, यूरोपीय सरकार, वो काफ़ी दमनकारी थी, तो लोग सरकार से डरते भी थे। लेकिन 1950s आते आते आम लोगों ने हड़तालें करना, विरोध करना शुरू कर दिया था, जब सारी ही नीतियाँ जो थी हद से पार हो रही थी, लोग नहीं झेल पा रहे थे अब उन पॉलिसीज़ को, ठीक है। और ऐसे में जो है आम लोग क्या बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। तो आम लोगों ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, और इस पार्टी के माध्यम से आम लोग हर दिन हर जगह विरोध वगैरह करने लगे, ठीक है। ऐसे में अगर आपको पता होगा, जब इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, शोषण हो रहा था, अंग्रेज़ कर रहे थे, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी एक नेता उभर कर आए थे जिन्होंने आम लोगों को, ठीक है, आम लोगों को आंदोलन करना, सत्याग्रह करना सिखाया था। सेम वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, ठीक है, एक आम लोगों के नेता बनकर उभरे थे, जिन्होंने कई और लोगों के साथ मिलकर जो है लोगों के आंदोलन, विद्रोह, विरोध, इन सबको काफ़ी सपोर्ट किया और धरना प्रदर्शन वगैरह ये सारी गतिविधियां उन्होंने चालू की, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये एक्टिविटी कम से कम साल 2 साल चलती रही, तो धीरे धीरे सरकार को लगने लगा था कि अब यहाँ की जनता हम लोगों से नहीं डर रही है, ठीक है, ये हमारा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये सारी फसाद की जड़ है नेल्सन मंडेला, ठीक है। अगर हम नेल्सन मंडेला को ही जेल में डाल दें तो आम लोग अपने आप ही कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है। तो लोगों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने क्या करा, नेल्सन मंडेला और 7 नेताओं को 1964 में, ठीक है, मीन्स 10-12 सालों के बाद जेल में डाल दिया, ठीक है, बिना किसी रीज़न के। और उन पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये दोनों देशद्रोही हैं, ठीक है, मीन्स देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इन लोगों को जेल में डाला है, ठीक है। देशद्रोही कहा गया और उन दोनों को जेल में डाल दिया गया। अब देखो नेल्सन मंडेला भले ही जेल चले गए हों, लेकिन फिर भी जो है आंदोलन, लोगों का विरोध जारी था और वो जेल से ही सब कुछ संचालित किया करते थे, पत्रों के माध्यम से, ठीक है। और बाहर जो है आंदोलन वैसे ही चल रहा था, आम लोग जो है अब और भी ज़्यादा आक्रोश में आ गए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेल्सन मंडेला को किसी भी आम जेल में नहीं डाला गया था, वहाँ की सबसे ज़्यादा डेंजरस, हॉरिफाइंग जेल में डाला गया था, जिसे बोलते हैं रॉबेन जेल, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंजरस जेल थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल किया जाता था कैदियों के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर डाला गया। दूसरी बात, उन्हें 28 साल के लिए जेल में डाला गया था, ओके, 28 साल तक उन्होंने जेल में काटे हैं और वहीं से आंदोलन को संचालित करते रहे। जैसे ही वो बाहर आए उसके बाद दोबारा से
आंदोलन ने तेजी पकड़ ली थी। 1992 में वो जेल से रिहा हुए थे और आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों नेल्सन मंडेला एक इम्पॉर्टेंट नेता हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। अब बात करते हैं भाई, जैसे ही वो दोबारा आंदोलन में शामिल हुए तो उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी करके मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है और हम इतने सालों से जो भेदभाव झेलते आ रहे हैं उस भेदभाव वाली नीति को ख़त्म करना है। ठीक है, तो उनके इसी संकल्प ने 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 26 अप्रैल 1994 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, एंड अगर आपको उनकी कंप्लीट एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है कि उन्होंने पूरे संविधान को कैसे संचालित किया था, जेल के टाइम में उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही थी, तो उसके लिए आप उनकी द्वारा लिखी गई उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, इसे भी रीड कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि नेल्सन मंडेला कौन थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग जो थे क्या क्या प्रॉब्लम्स को झेल रहे थे और उन्होंने कैसे आज़ादी पाई। अब जैसे ही दक्षिण अफ्रीका के लोग आज़ाद हुए तो उन्होंने नेक्स्ट काम क्या करा, संविधान का निर्माण। तो हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। तो जैसे ही वहाँ पर नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने काम किया और 1994 में 26 अप्रैल को ही देश आज़ाद हो चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोपीय सरकार ख़त्म। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि भेदभाव वाली नीति जो भी थी वो सारी नीतियां खत्म, समाप्त। एंड तुरंत बाद वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई, क्योंकि लोकतंत्र ही उन लोगों को शुरुआत से ही चाहिए था, इक्वालिटी, समानता चाहिए थी उन लोगों को। ठीक है, एंड जैसे ही लोकतंत्र की स्थापना हुई तो नेल्सन मंडेला ही उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नेता थे। शुरुआत से साथ दिया हम लोगों का, अंत तक साथ दिया, इसलिए नेल्सन मंडेला को ही वहाँ का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, नेल्सन मंडेला। अब जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उसके बाद उन्होंने बिना टाइम वेस्ट करते हुए वहाँ पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के चुनाव कराए। ठीक है, कि भाई हमें संविधान बनाना है, अपने कंट्री में इक्वालिटी लेकर आनी है, तो ये सभा बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सभा में, वो जो सभा बनाई गई थी सदस्यों की, उस सभा में आधे लोग जो थे अफ्रीकी थे, अफ्रीका के थे, और आधे लोग जो थे यूरोपीय लोग थे। ठीक है, और ये वो यूरोपीय लोग थे जिन्होंने आंदोलन में अफ्रीका का ही साथ दिया था। ठीक है, एंड नेल्सन मंडेला ने कभी भी इन यूरोपीय लोगों से नफरत नहीं की और ना ही इन सबको जेल में डालने की और कोई यातना देने की बात की, क्योंकि वो शुरुआत से ही समानता में विश्वास रखते थे। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा, संविधान बनाया वहाँ का। एंड संविधान बनने में टोटल 2 साल लगे थे। 1994 से काम शुरू हुआ था, 1996 तक चला था। ठीक है, संविधान का काम किस डेट को पूरा हुआ था वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो वो है 18 दिसंबर 1996। ठीक है, ये वो डेट थी जब संविधान कम्प्लीटली बनाकर तैयार कर लिया गया था और सब लोगों ने उस पर अपने साइन कर दिए थे। ठीक है, तो संविधान बनाया था 18 दिसंबर 1996 में और उसको लागू कब किया गया था, 4 फरवरी 1997 को उसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और इस तरह से हम देख सकते हैं भाई उनका संविधान इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद बनकर तैयार हुआ और इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। ठीक है, अब देखो संविधान जब उनका बना तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान अपने आप में ही काफ़ी यूनिक संविधान था। ठीक है, अब हम देखेंगे वो कैसे यूनिक था, उसकी क्या क्या खास बातें थी। तो उसकी पहली खास बात थी नागरिकों को अत्यधिक अधिकार दिए गए थे। मीन्स दक्षिण अफ्रीका का संविधान विश्व का पहला ऐसा संविधान था जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिकार जो हैं वहाँ के नागरिकों को दिए गए थे, जो कि भेदभाव के काफ़ी सताए हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पे रहने वाले मजदूरों को भी कई सारे अधिकार दिए गए थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दक्षिण अफ्रीका की विशेषताएं बताओ, तो ये पॉइंट्स आप इजीली नोट डाउन कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्या था, यूरोपीय लोगों को भूमि स्वामित्व दिया गया। ठीक है, संविधान बनाने के बाद उन लोगों ने, नेल्सन मंडेला ने आम लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि भले ही यूरोपीय लोगों ने हमारे साथ कितना भी भेदभाव किया हो, लेकिन हम उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो जितने भी यूरोपीय लोग वहाँ पर बाद में रह गए थे उन सबको जो है वैसे ही अधिकार दिए गए जैसे वहाँ की आम जनता को मिले थे। ठीक है, आप इससे समझ सकते हो कि नेल्सन मंडेला का माइंडसेट कितना अच्छा था।
देन क्या था, यूरोपीय लोगों को भूमि स्वामित्व दिया गया था। भूमि स्वामित्व मतलब प्रॉपर्टी के राइट्स भी दिए गए थे कि आप भी बाकी लोगों की तरह रह सकते हो और आप भी अपने प्रॉपर्टी के साथ रह सकते हो, कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, नहीं तो कौन ऐसा करता है ना। देन देखते हैं, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, ठीक है। मीन्स उन्होंने ये भी प्रावधान किया था कि हमारी कंट्री में कोई भी इंसान वोट डालेगा, चाहे वो अफ्रीकन हो या फिर यूरोपियन हो, उन सबके वोट को इक्वली काउंट किया जाएगा और सभी वोट्स का एक ही मोल होगा, मीन्स एक ही वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो अफ्रीकी संविधान की ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है, जो इसको काफ़ी यूनिक, काफ़ी स्पेशल बनाती हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया का संविधान कैसे बना था, उस समय क्या क्या परिस्थितियाँ थी, किन किन नेताओं ने मिलकर बनाया था और संविधान की विशेषताएं क्या रही थी। इफ़ यू रियली लाइक माई वर्क गाइज, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू